आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 11 बज चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 48 घंटे से बदलापुर एनकाउंटर पर सुलग रही है और अब तो ये पॉलिटिक्स अगले राउंड में एंट्री कर चुकी है। मुंबई में जगह जगह डिप्टी सीएम फडणवीस के पोस्टर चिपक चुके हैं। बदला पूरा होने के बाद लिखी गई है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन पोस्टर्स में कहीं भी महायुति गठबंधन के सीएम एकनाथ शिंदे की तस्वीर नहीं है। सुल्तानपुर डकैती केस में अब भी 3 बदमाश अंकित, अरबाज और फुरकान पुलिस की पकड़ से दूर है। परिवार वालों के इनके एनकाउंटर के डर का जो साया है वो उनके चेहरे पर, उनके जहन पर दिखाई दे रहा है। इधर जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर की वोटिंग चल रही है। 26 सीटों पर 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। हरियाणा में आज प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी चुनावी रैली होनी है। सोनीपत के गोहाना में होने वाली इस रैली के लिए 25 एकड़ में पंडाल लगाया गया है। महाराष्ट्र के बदलापुर एनकाउंटर पर सियासत हो रही है और अब ये सियासत का बदलापुर बन गया है। अब तो इस एनकाउंटर पर क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो चुकी है। मुंबई में जगह जगह पोस्टर लगे हैं, इसमें लिखा है कि बदला पूरा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इन पोस्टर पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तो दिखाई दे रहे हैं, हाथ में बंदूक भी नजर आ रही है, लेकिन इसमें एकनाथ शिंदे दिखाई नहीं दे रहे हैं। महायुति की ताकत नहीं दिखाई दे रही है। एक और पोस्टर अब मैं आपके सामने रख रही हूं, यह अखबार में छपा हुआ है। इसमें आप देखिए एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं, ऊपर बाला साहेब ठाकरे दिखाई दे रहे हैं। अखबारों में एकनाथ शिंदे तो पोस्टर्स में फडणवीस। ये देखिए, किसी भी पोस्टर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नजर नहीं आए तो मराठी अखबार से देवेंद्र फडणवीस गायब दिखाई दिए। केवल एकनाथ शिंदे के पोस्टर छपे हैं, इसमें उन्हें धर्मवीर बताया गया है। इन विज्ञापनों में केवल एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस या अजीत पवार की तस्वीर अखबारों में छपे हुए पोस्टर में तो नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि ये भरपूर सियासत है, ये क्रेडिट लेने की होड़ है। अब ये क्रेडिट एकनाथ शिंदे ले जाएं या ये क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस ले जाएं, बदला पूरा हुआ और उस बदले का जो कहते हैं ना इनकैश, इसे कौन करा रहा है? इनकैश दोनों अपने अपने तरीके से कराने की कोशिश कर रहे हैं। अक्षय शिंदे का एनकाउंटर उस वक्त जब हुआ तब क्राइम ब्रांच की टीम सोमवार की शाम तलोजा जेल से बदलापुर लेकर जा रही थी अक्षय शिंदे को। पुलिस के मुताबिक जब अक्षय शिंदे ने पुलिस की पिस्टल छीनकर फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में अक्षय मारा गया। अब विपक्ष इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले अक्षय एनकाउंटर बड़ा मुद्दा बन गया है और इसे देखते हुए शिंदे सरकार ने एनकाउंटर की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। ठाणे पुलिस ने 8 सदस्यों की जांच की कमेटी बनाई है और कमेटी ये जांच करेगी कि किन परिस्थितियों में अक्षय शिंदे को पुलिस वैन में गोली लगी। लेकिन अब महायुति सरकार के अंदर ही इस एनकाउंटर का क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। बदलापुर एनकाउंटर मामले पर अब राजनीति भी जोर शोर से चल रही है। मुंबई के कई इलाकों में देवेंद्र फडणवीस के बैनर लगाए गए हैं, जिसपे कई जगहों पर तो ये लिखा हुआ है कि बदला पूरा, तो वहीं कई जगहों पर लिखा हुआ है की शिवरायांचा महाराष्ट्रात महिलांवर अत्याचार करण्यास असाच न्याय मिळणार, हैशटैग देवाचा न्याय। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये बैनर साकीनाका जंक्शन के पास लगाया गया है और ऐसे कई बैनर शहर के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए हैं। वहीं आपको बताएं कि कुछ जगहों से बैनर उतार भी लिए गए हैं, जिसमें बंदूकधारी देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं और उस बैनर पर लिखा गया है बदला पूरा। तो अब इस मामले में एक तरफ जहां सरकार पुलिस का समर्थन कर रही है तो वहीं विपक्ष लगातार पुलिस पर सवाल खड़े कर रही है और यही कारण है कि अलग अलग बैनर शहर में हमें देखने को मिल रहे हैं। हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से भी बैनर लगाए गए हैं जिस पर लिखा गया है कि किस तरह से पुरानी सरकार में, यानी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार में पुलिस हफ्ता वसूली करती थी, उस पर सचिन वाजे की तस्वीर भी आपको देखने को मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ लिखा गया है कि कैसे अब सरकार जब है महायुति की तो उसमें सरकार और पुलिस उनकी सुरक्षा करती है। बदलापुर का बदला अब कितना लॉजिकल था, कितना इलॉजिकल था, कितना लीगल था या कितना इलीगल था, ये तो कहानी दूसरी हो गई है। अब पहली कहानी तो ये पोस्टर की हो गई है कि आखिर इसका क्रेडिट कौन ले जा रहा है। एकनाथ शिंदे ले जा रहे हैं या देवेंद्र फडणवीस ले जा रहे हैं? क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है?
क्योंकि जब मराठी अखबार में तस्वीर छपती है तो इससे डिप्टी सीएम गायब रहते हैं। ना देवेंद्र फडणवीस है, ना अजीत पवार हैं, केवल एकनाथ शिंदे दिखाई देते हैं। वहीं जब शहर की सड़कों पर पोस्टर लगते हैं तब अकेले देवेंद्र फडणवीस दिखाई देते हैं, सीएम गायब दिखाई देते हैं। इस तस्वीर से दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, ये दोनों ही तस्वीरें हम देख रहे हैं और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। ये जो बदलापुर का क्रेडिट लेने की होड़ है, ये अलग अलग तरीके से हो रही है। इससे तो ये लग रहा है कि महायुति के बीच में भी कुछ नहीं बन रहा है। जी बिल्कुल, देखिए उन्हें एहसास हो गया कि जिस तरह का अनरेस्ट था इस केस के बाद, खास तौर पे महिला वोटर्स में लाडली बहना का वो स्कीम लेकर आए, लेकिन उसका ज़मीन पर इम्पैक्ट नहीं दिखा, खास तौर पे इस केस के बाद। और अब जब ये कथित एनकाउंटर हुआ है तो दोनों बीजेपी और शिंदे सेना की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जनता में एक मैसेज दिया जाए, खास तौर पर महिला वर्ग को ये मैसेज दिया जाए कि उनके जो नेता है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर वो ज़रूरी कदम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये दोनों के बीच में इस तरह से क्रेडिट वॉर इस कथित एनकाउंटर का लेने का प्रयास हो रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि एनसीपी जो है वो अब तक इस पूरे मामले पर खामोश है। अजीत पवार ने पब्लिकली कहा है कि जिस तरह का ये घटना हुई तो उससे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन वो एनकाउंटर के पक्ष में नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन बीजेपी और शिंदे सेना दोनों ही प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि आगामी चुनाव में अगर वो एक सख्त सरकार चुनते हैं तो महिलाएं सुरक्षित रहेगी। तो एक वोट बैंक, एक तो पॉलिटिक्स इनकी है, साथ ही में सीट शेयरिंग की भी बार्गेनिंग हो रही है। तो ऐसे में खुद को जो इस तरह से प्रोजेक्ट करने का प्रयास हो रहा है, तो इसमें अनरेस्ट जो है सीट शेयरिंग के बातचीत के दौरान, वो अनरेस्ट भी महायुति का इस पूरे पोस्टर वॉर के जरिए दिखाई दे रहा है। जी दिनेश, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि बदलापुर के क्रेडिट लेने की होड़ के बीच अक्षय शिंदे के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, जिसमें उन्होंने एनकाउंटर फर्जी होने की आशंका जताई है। अक्षय शिंदे के पिता ने हाई कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की है। अक्षय के पिता की याचिका पर न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ आज सुनवाई करेगी। आरोपी अक्षय शिंदे का पोस्टमार्टम हो चुका है। इसमें उसकी मौत का कारण गोली लगने के बाद बहुत ज्यादा खून बहना बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा खून बहने की वजह से अक्षय शिंदे की तुरंत मौत हो गई। 5 डॉक्टर्स की टीम ने जेजे अस्पताल में अक्षय शिंदे का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम की यह कार्रवाई 5 से 7 घंटे तक चली। अक्षय शिंदे की बॉडी और रिपोर्ट अस्पताल की तरफ से मुंब्रा पुलिस को सौंप दी गई है। पुलिस का कहना यह है कि उसने अपनी रक्षा में अक्षय शिंदे पर फायरिंग की, लेकिन विपक्ष को इसमें साजिश की बू लगती है। विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि बदलापुर के जिस स्कूल में मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी हुई थी, उसके मैनेजमेंट को बचाने के लिए एनकाउंटर किया गया है। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया फुले ने सवाल उठाया कि जब अक्षय शिंदे की आंख पर काली पट्टी बांधी गई थी तो उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, पुलिस ने उसे गोली कैसे मारी और उसने पुलिस पर कैसे गोली चला दी। संजय राउत ने भी कुछ ऐसे ही सवाल उठाए तो आदित्य ठाकरे ने पूछा कि बदलापुर स्कूल के ट्रस्टी कहां हैं। सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। अब इसको गाड़ी से कहीं लेके जा रहे थे और गाड़ी में ही इसकी हत्या की गई और ये कहा जा रहा है कि सेल्फ डिफेंस के लिए पुलिस ने हत्या की। इसके हाथ में बेड़िया है, वो किसी आदमी का रिवॉल्वर कैसा छीन सकता है और कैसे फायर कर सकता है, और उसको बराबर सर पे गोली लगी है। ये इतना निम्बाद शूटर कौन था ये पुलिस में? पुलिस ने खुद को शक के दायरे में खड़ा कर दिया, खुद को। अक्षय शिंदे क्या को कुछ ज़्यादा मालूमात थी, उसके लिए उसको मार दिया गया। अक्षय शिंदे कभी ना कभी ये खोल देगा कांड, इसलिए उसको मार दिया गया। ऐसे कई सवाल महाराष्ट्र के और देश के दिल में आएंगे। विपक्ष को अभी दूसरा कुछ बचा नहीं है। विपक्ष जो है लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र में कैसे खराब हो, उसके लिए बदलापुर में रेल रोको किया उन्होंने। बदलापुर में जो है पूरा लॉ एंड ऑर्डर उस दिन पूरा बिगाड़ने का काम किया, लोगों को भड़काने का काम किया। तभी वही लोग वहां पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि आरोपी को हमारे ताबे में दो, हम आरोपी को शिक्षा देंगे। आज आरोपी को जो है वो शिक्षा वहां पर मिली है। तो अभी आज इनको दुख हो रहा है कि जो आरोपी 4 साल की बच्ची पर अत्याचार कर रहा था, लोगों से मांग हो रही थी कि लोग हमें जो है आरोपी हमारे ताबे में दो। आज जहां पर आरोपी पुलिस पे फायरिंग कर रहा था, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, तो अभी इनको दुख हो रहा है। मुझे लगता है कि ये दुख जो है विरोधियों को इतना दुख होगा कि आने वाले समय में वो श्रद्धांजलि सभा भी वो आरोपी के पक्ष में ले सकते हैं।
इधर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डकैती कांड के बाद हुए एनकाउंटर की बात करें तो ज्वेलरी शॉप में हुई लूट में शामिल 3 आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस को अरबाज, अंकित और फुरकान की तलाश है। ये तीनों 28 अगस्त को लूट की वारदात के बाद से फरार हैं। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद से अब फरार आरोपियों के परिवार वाले खौफ में हैं। फरार फुरकान की भाभी ने अपने देवर के एनकाउंटर होने की आशंका जताई है। फुरकान की भाभी ने कोर्ट से मांग की है कि उनके सामने उसे लाकर सजा दी जाए। आपको बता दें, इस पूरे मामले में 2 एनकाउंटर में जान जा चुकी है 2 अपराधियों की। एक मंगेश यादव है और एक अनुज प्रताप सिंह है। लेकिन फुरकान, अंकित और अरबाज जो डायरेक्टली इस लूट की वारदात में शामिल थे, इस डकैती में शामिल थे, जो इस तस्वीर में भी दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों अब तक फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। अब इनके परिवार वालों को डर इस बात का सता रहा है कि अगर या तो ये सरेंडर कर दे और अगर सरेंडर नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में कहीं इनका एनकाउंटर ना हो जाए। और इसलिए फुरकान की भाभी ये कह रही है, कोर्ट में दरख्वास्त कर रही है कि कोर्ट के सामने लाकर उन्हें सजा दी जाए। 28 अगस्त को हुए सुल्तानपुर डकैती की गुत्थी पुलिस ने तो सुलझा ली है और वारदात में शामिल 9 बदमाश इस मामले में जेल में हैं। इस डकैती कांड में गैंग के सरगना विपिन सिंह ने रायबरेली कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जबकि 2 सितंबर को एनकाउंटर के दौरान 3 बदमाश सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन और फिलहाल हरिजन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लूट के 2 आरोपी मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया। केवल अरबाज, फुरकान और अंकित यादव की गिरफ्तारी बाकी है। पुलिस ने लूट का ज्यादातर माल भी बरामद कर लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले नया विवाद शुरू हो गया है। मुरादाबाद की कुंदरकी के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उपचुनाव से पहले लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बारे में मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग मैं जिंदा हूं और मैं अविवाहित हूं का पोस्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। वोटर लिस्ट में अपना नाम हटाए जाने का उन्होंने आरोप लगा दिया। कुंदरकी से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी रिजवान की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया। हाजी रिजवान ने आरोप लगाया कि उनके पिता 90 साल की उम्र में हैं, लेकिन जिंदा हैं। उनका नाम वोटर लिस्ट में काटा जा चुका है। ये सीट जियाउर रहमान वर्ग के संभल लोकसभा से चुनाव जीतने पर खाली हुई थी। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे लोगों के 2 बड़े आरोप थे। उनका कहना था कि जिंदा लोगों को बताकर उनके नाम काटे जा रहे हैं, यानी जिंदा लोगों को मृत बताकर उनके नाम काटे जा रहे हैं। इधर महिलाओं का कहना था कि वो अविवाहित है, लेकिन शादीशुदा बताकर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए योगी सरकार और बीजेपी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपनी संभावित हार से बचने के लिए भाजपा एक तरफ मनचाहे तबादले करवा रही है तो दूसरी तरफ जायज मतदाताओं के नाम कटवा रही है। चुनाव आयोग तत्काल इसका संज्ञान ले। साजिशें हार की निशानी होती है। चुनाव होने जा रहा है कुंदरकी में, उसकी में आप देख रहे हैं कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, चाहे हमारी माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छोटी छोटी बच्ची हैं। उन्हें मृतक दिखा दिया, किसी को विवाहित दिखा दिया, जबकि उनका विवाह नहीं हुआ और विवाहित दिखाकर उनका गांव से वोट काट दिया गया। आप देख रहे हो इनकी आईडी तक यहाँ पे लगी हुई है, तमाम तख्तियाँ लेके आए। 90 साल के बुजुर्ग हैं जो हमारे पूर्व विधायक हाजी रिजवान साहब इनके पिताजी हैं, उनका वोट काट दिया। सारी सूची, सारे प्रमाण पत्र हमारे पास हैं। इसी सब चीज़ों को लेकर हम आज ज्ञापन, ये वकील साहब हैं हमारे, जिंदा आपके सामने खड़े हैं और तो इस तरीके से ये भाजपा षड्यंत्र रच रही है और समाजवादी पार्टी के जो वोट हैं उनको काटने का काम कर रहे हैं। कम से कम 10-12 हजार वोट इन्होंने काट दिए हैं। हमारा वोट काट दिया गया, हमें शादीशुदा बताया गया। गदीपुरा आपने जानकारी क्यों कटा अब तक? शादी बताई गई है, हमारी की शादी हो गई, अभी मुझसे बड़ी और मेरी बहनें भी हैं। तो इस बेलो आई थी घर पे, क्या आपका वोट कट गया। अब की बार किसकी सरकार में? अब बात जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज के इलेक्शन की। आज जम्मू कश्मीर में 6 जिलों की 26 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी कतार देखने को मिल रही है। पहले चरण की ही तरह जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हो रही है। 4 घंटे में करीब 15% वोट डाले जा चुके हैं। बडगाम में अब तक 15% और गांदरबल में 16% वोट डाले गए।
पुंछ में 18%, राजौरी में 16% तो रियासी में 17% वोट पड़ चुके हैं। हालांकि श्रीनगर में वोटिंग की रफ्तार कुछ कम दिखाई दे रही है, मात्र 7% वोटिंग ही रिकॉर्ड हुई है अब तक। बीजेपी के 5 ब्रांड लीडर रविंद्र रैना, उमर अब्दुल्ला समेत कई दिग्गजों की साख भी आज दांव पर है। जम्मू कश्मीर चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग में 239 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिन सीटों पर दूसरे फेज में वोटिंग हो रही है उनमें 15 सीटें कश्मीर घाटी और 11 सीटें जम्मू रीजन की हैं। टोटल 6 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं और इसमें एसटी के लिए 7 सीटें सुरक्षित है। वहीं अगर इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो इन 26 सीटों पर किस पार्टी की कितनी लीड थी वो भी आपके सामने है। इसी साल हुए लोकसभा चुनावों में इन 26 सीटों पर अगर एनसी की बात करें तो 22 सीटों पर उन्हें लीड हासिल थी। बीजेपी को 3 सीटों पर लीड थी तो कांग्रेस को 1 सीट पर लीड हासिल रही। जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। 16 देशों के राजनयिक वोटिंग देखने के लिए कश्मीर घाटी के बडगाम पहुंचे। इनमें अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, रूस के राजनयिक शामिल हैं। साथ ही विदेश मंत्रालय के 4 प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग सेंटर्स पर जाकर विदेशी राजनयिकों की टीम ने घाटी में वोटिंग प्रोसेस को देखा और समझा। विदेशी राजनयिकों के दौरे को लेकर उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार कहती है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, तो फिर विदेश राजनयिकों को क्यों बुलाया गया। उमर ने विदेशी पत्रकारों को कवरेज के परमिशन ना दिए जाने का मुद्दा भी उठाया। उमर ने कहा कि जब विदेशी राजनयिक आ सकते हैं तो विदेशी पत्रकार इलेक्शन कवर क्यों नहीं कर सकते। इलेक्शन के हवाले से समझ में नहीं आता, यही लोग जब जम्मू कश्मीर के बारे में कमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बयान आता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर दूसरों की दखल नहीं होनी चाहिए। अगर दखल नहीं होनी चाहिए, अगर इनके कमेंट्स आपको नहीं चाहिए तो इनको यहाँ लाया क्यों जा रहा है। और वैसे भी यहाँ लोग वोट अपना इस्तेमाल या इलेक्शन में हिस्सा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत खुश हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग यहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, नहीं तो यहाँ लोगों को तंग करने में, सताने में, परेशान करने में पिछले 6-7 साल से हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इसके बावजूद लोग अगर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो ये लोगों की, मैं कहता हूँ इसका श्रेय लोगों को जाना चाहिए। बाहर के डिप्लोमेट्स को लाया जा सकता है, तो मुझे ये बताएं ना, बाहर के जर्नलिस्ट को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। बाहर के किसी भी जर्नलिस्ट को जिन्होंने अप्लाई किया था इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, उन्हें इजाजत नहीं मिली, लेकिन एक गाइडेड टूर टूरिस्ट की तरह इन डिप्लोमेट्स को लाके यहाँ इलेक्शन दिखाए जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बात हरियाणा चुनाव की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोनीपत के गोहाना में हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस रैली के जरिए 3 जिलों के 22 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। हरियाणा के चुनाव में मोदी की ये दूसरी रैली है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में प्रचार किया था। पहले ये रैली 26 सितंबर को थी, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन की वजह से इसे एक दिन पहले शिफ्ट किया गया। सोनीपत के गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है और ये हरियाणा में उनकी दूसरी चुनावी जनसभा होगी। रोहतक की 9 सीट, सोनीपत की 9 और पानीपत की 4 सीट पर इसका डायरेक्टली असर पड़ेगा। हरियाणा चुनाव में अगर कास्ट फैक्टर की बात करें तो सबसे बड़ी अगर कोई जाति दिखाई देती है तो इसमें ओबीसी ये 32% की दिखाई देती है।